जो यहाँ आपका स्पेशली जनवरी में आता है, उसमें नाइट्राम्यूर नॉर्मल पानी पे आ जाता है, बट फॉस्फोरस को उसमें भी फ्रिज वाला पानी चाहिए, एंड दिस बिकम सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोरस। नाइट्राम्यूर एनेमिक है या फुल ब्लडेड है? फॉस्फोरस वो भी एनेमिक है। बहुत सारा और भी चीज़ है जो जनरल फीचर्स आप देखोगे, और अगर आपको ये पिक्चर पता है उसका बेसिक ट्रेट कि ये थोड़ा सा दबा हुआ इंसान है या ये थोड़ा सा खुला हुआ इंसान है, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स लाइक दैट। दूसरा एक ट्रेट बताते हैं, इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल। ये इसका एक बहुत सारा लिस्ट है, अभी तो उतना टाइम नहीं होगा, जितना तक अभी हो सकता है आपको कुछ बताते हैं, बट ये बेसिक आप जब केस टेकिंग करो इनिशियली, तो कभी कभी इस तरह से कैटेगराइज करो, देखोगे आपका ग्राफ पेशेंट के सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए खुद ब खुद डिफरेंशिएट हो जाएगा। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल आप देखोगे, डिसाइड करो, बहुत सारे इसको आप देखोगे ना कि ये दिल से डिसीजन लेने वाला है या दिमाग से डिसीजन लेने वाला है, ये पर्सन बहुत जज्बाती है या ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है। इमोशनल और प्रैक्टिकल ग्रुप में डिवाइड करो। वन बिलोंग्स टू एक्सट्रीम ऑफ इमोशनल पर्सनालिटी, नेम ए रेमेडी। अब ये सोचो, एमडी पार्ट 1, बीएचएमएस पास आउट, आफ्टर बीएचएमएस बहुत सारे लोग क्लिनिक पे अभी भी कर रहे होंगे, एफरोजम नंबर 210 थर्ड ईयर में पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, केस टेकिंग भी कर रहे होंगे, डिस्पोजिशन के बारे में खूब पढ़ा भी रहे होंगे। बोलो एक रेमेडी बताओ, एटलीस्ट वन रेमेडी। इग्नेशिया इज द फर्स्ट चॉइस, दैट बिलोंग्स टू इमोशनल। पल्साटिला का इमोशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इग्नेशिया प्रैक्टिकल में एक रेमेडी बताओ, वेरी प्रैक्टिकल। सर जी, इसका ट्रेट कहीं और ज्यादा डिसाइड करता है, लाइकोपोडियम एंड ऑरम मेट। लाइकोपोडियम एंड ऑरम मेट, दोनों का डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकल में? बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रेट डिसाइड करने के लिए। क्या दोनों के प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस आएगा? अब लाइको पिक्चर का ड्रग पिक्चर नहीं पूछ रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल अगर आप बोलोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइकोपोडियम इज फॉर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मतलब फायदा के ऊपर उसका प्रैक्टिकलिटी है, और सिद्धांत के ऊपर प्रैक्टिकलिटी है वो ऑरममेट का। इसी के बाद अगर इसी पे आए हैं तो एक आता है फ्लेक्सिबल और रिजिड फिक्स्ड। अब ये क्लासिफिकेशन देखा है, दिस ये जो रिजिड है ना, दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसरस डायथिसिस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसरस डायथिसिस। रेमेडी किसमें? फिक्स्ड के अंदर कॉस्टिकम इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी, और आप थोड़ा सा देखोगे तो कहा जाता है कार्सिनोसिन। फ्लेक्सिबल के अंदर पल्साटिला, सल्फर। नेक्स्ट ट्रेट इज ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। अब ये मिलता है कि नहीं? आप देखोगे ये ट्रेट बेसिक, अगर आप इंडिविजुअल को पहचानने जाओ तो ये जो जस्ट बहुत कॉमन सा बता रहे हैं कि ये परसेंटेज मिलेगा ही कि इंसान इस तरह का है, ये ट्रेंड है जो बेसिक आपको ये मिलेगा, और इसमें देखना ये पड़ता है कि वही आप सीधा दोनों एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचो, कितना परसेंटेज है किस चीज का। और कभी कभी इसी चीजों को देख के जब केस में हमको बहुत सारा सिम्टम आर्सेनिक का मिल रहा होता है और साथ में सल्फर का भी मिल रहा होता है, फिर हम घूमने लगते हैं कि अब क्या करूं।
बट जब ट्रेट का परसेंटेज आप निकालोगे तो रेमेडी फिक्स आ जाएगी। सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, आर्सेनिक, चलो ये तो आ गया। और डिसऑर्गेनाइज्ड नाम पहले ही बता दिया था हमने। प्रोएक्टिव एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, commonly you will find in day to day life a person that belongs to very proactive nature। देखोगे हर क्लास में बैठे बैठे बात किसी से करो, उसका 2 सवाल निकल के आता रहता है। आप अपने ही क्लास में देखो, और किसी किसी से 10 बार पूछते रहो। मार्केट में जहां देखोगे थोड़ा सा कहीं पे गैदरिंग जमा हुआ, भीड़ हजारों की होती है, लेकिन कैमरे में 2-3 ही नजर आता रहता है। टीचर पढ़ा के सभी को एक साथ जाता है, कोई अपना होमवर्क सेम डे तैयार कर लेता है वेल प्रिपेयर्ड, और किसी का लास्ट दिन तक सर थोड़ा सा और रह गया। किसी किसी को देखोगे कि एग्जाम में 3 घंटा फिनिश होने से पहले सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वेरीफाई करके चेक वेक करके लाल पीला निशान लगा के रखेगा। और किसी किसी का कलेक्शन करने वाला कॉपी छीन रहा होता है, सर एक बार और 5 मिनट और, बहुत सारा और भी चीज मिलेगा। सो प्रोएक्टिव एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, रेमेडी नक्स, और प्रोक्रेस्टिनेशन में कैलकेरिया एंड सल्फर। प्रोएक्टिव में नक्स के बाद आप चले जाना अर्जेंटम नाइट्रिकम। और भी है, बहुत सारा रेमेडी है। स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यू, और ए मोरल तो नहीं कहेंगे, लीस्ट मोरल वैल्यू। बहुत लोग बहुत सिद्धांतवादी होते हैं। सिद्धांत भी आप देखोगे किस एस्पेक्ट पे है। मोरल वैल्यू क्या है एक्चुअली? प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा? मोरल वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करोगे? रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है मिला हुआ, बट फिर भी। और देखो, कोई आदमी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत पंक्चुअल है, डिसिप्लिन को मान रहा है, एथिकल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि मोरल हो। एथिकल हो सकता है बट मोरल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एथिकल वो होता है जो हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करते हैं, जिस एक्शन को। मोरल वो होता है जो आप आईने के सामने पेश करते हो अपने आप को। मोरल वैल्यू इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज नॉट वेरी ओवर्ट, एंड दैट्स वाई ये बहुत थोड़ा सा डीपर लेवल पर पेशेंट के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें बहुत क्लियर होती है। बहुत सारे पेशेंट के अंदर आप जाके पूछोगे बहुत सारे एक्शन के पीछे का रीज़न, तो जाके आपको निकल के आएगा कि ये जो ऐसा कर रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। आप बहुत टाइमली, सपोज कर लो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप ठीक 9 बजे आपका ऑफिस खुलता है, आप 9 बजे आ जाते हो, 4 बजे ऑफिस बंद होता है, आप 4 बजे चले जाते हो, पूरे दिन टेबल पर रहते हो, पंक्चुअल हो, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। आप पूछो ऐसा जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो? देर होने से सैलरी कट जाएगा, बॉस के सामने रेपुटेशन बनाना है, या आपको लगता है कि हम जिस जगह पे सर्विस कर रहे हैं, अगर वहाँ पे हमारा नेग्लिजेंस
हमारे ड्यूटी को अवॉइड करेगा, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वायलेट करेगा। चाहे बॉस हमको कुछ ना बोले, मेरा सैलरी नहीं कटता हो, लेकिन अगर हम देर से आकर गए, अगर हमने काम नहीं किया, तो उस दिन अंदर से एक चुभन रहती है। नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज आस्किंग मी, इज showing me to show cause anything, but from inside you are so restless। ब्रा, एक डिफरेंट कंट्री का कल्चर पढ़ते हो कभी? कहाँ कहाँ का? जापान के अंदर ये एथिक्स के पार्ट में मोरालिटी को बहुत इन रूटेड फॉलो किया जाता है। वहाँ आपने अगर गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ी सी नेग्लिजेंस की, तो आपको गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं करना पड़ता, रीज़न नहीं देना पड़ता, पब्लिक को देना पड़ता है। गवर्नमेंट इज पेइंग यू, बट यू आर पेड बाय द पब्लिक मनी, सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड पब्लिक, लीस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो चाबी है आपके ऊपर, बट आपका दायित्व जो है वो पब्लिक के ऊपर है। खैर, अभी ये तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। व्हाट अबाउट बोल्ड एंड टिमिड? ये सब वो है जो हम एक डायरेक्ट दिन रात इस तरह से डाइकोटोमी के लेवल पे आपको बता रहे हैं कि पर्सनालिटी के ट्रेट में ये कुछ कुछ डिफरेंट खाना है जिसको आप निकालोगे। बोल्ड एंड टिमिड। चलो पहले बोल्ड वाला बताओ, ये किताब खोल के देखो। इग्नेशिया एंड ओपियम, वेरी बोल्ड रेमेडी। इग्नेशिया एंड ओपियम, थेरापेटिक पॉकेट बुक खोलो। आज लाए हो इसलिए यहीं से दिखा रहे हैं, नहीं लाते तो कुछ और बोलते हैं। मिला? वही दो एक्सपोल के बीच, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री अभी आएंगे, अभी बताएंगे उसके ऊपर भी, साइकिक लेवल पे एसिमेट्री कहाँ कहाँ है। चलो बोल्ड में तो ये मिला, अभी और भी है, बट ये दो हमने आपको थेरापेटिक पॉकेट बुक के रेफरेंस से बताया। टिमिड में बताओ। साइलेशिया की अलग लेवल है, उसको डायरेक्ट टिमिड के अंदर, स्ट्रॉन्ग टिमिड के अंदर नहीं कहोगे। साइलेशिया एक वो चीज है जिसको समझने के लिए कहा जाता है कि अगर एक मुट्ठी आप सैंड उठाओ तो सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है? सॉफ्ट। लेकिन अगर एक सैंड उठाओ, दिस इज साइलेशिया। तो ये जो एक मुट्ठी है, ये उसका आउटर है, जो आपको लगता है कि सॉफ्ट है, टिमिड है, लेकिन अंदर से लैक ऑफ ग्रिट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइलेशिया, बट आउटर व्हेन ये कम्स टू इनर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड, ग्रिटी। टिमिड के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर हम रखते हैं, दैट इज एम्ब्राग्रेशिया। टिमिड वाला रूब्रिक आप देखोगे, एक्चुअली बहुत सारे रूब्रिक्स को आपके किंट या मेंटल चैप्टर में आप देखोगे मिला हुआ है, जो बड़ा एक जैसा रिफ्लेक्शन रखता है, लेकिन कई सारे खानों में बटा हुआ है। टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक और करेजियस वो अलग है, अभी हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए फिर हम बताएंगे। कवार्डिस एंड करेजियस वो नेक्स्ट अभी आएगा। शर्मीला, शर्मीला, शर्मीला हो सकता है कोई, डरपोक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। अब इसी के बाद अगर आप कह रहे हो तो फियरफुल और कॉर्डिस, फियरफुल नहीं करके कॉर्डिस कहो तो ज्यादा अच्छा। और करेजियस, देखो तुम्हारे में रूब्रिक है करेजियस। मैं सोचा था 10-11 दोनों कर देंगे, आप तो यहीं पे रह गया। हाई मोरालिटी ऑरमेट, कॉस्टिकम भी आएगा।
लो मोरालिटी में बताओ। मतलब ये तो फिर सर इन विच एरिया वो भी डिपेंड करता है, लाइक स्टाफ उस लेवल पे नहीं देखना मोरालिटी। लैक ऑफ मोरालिटी जो एक्सट्रीम लेवल पे है, फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड आप कभी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को देख के और पढ़ के देखना। फ्लोरिक एसिड इज सच ए पर्सनालिटी दैट कैन हैव ए रिलेशनशिप विथ हिज डॉटर। ये हम एक एक्सट्रीम की बात बता रहे हैं। दिस इज फ्लोरिक एसिड। रिफ्लेक्शन उसका अलग होगा। आपके मेटेरिया मेडिका में ये एक अलग ही टाइप का प्राणी है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर केस में आप उसको फिक्स करते चले जाना, बट दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ दैट। खैर, क्या बोल रहे थे अभी लास्ट रुब्रिक? चलो एक दो और बताते हैं, टाइम खत्म हो गया। कवार्डिस, करेजियस, कवार्डिस एंड करेजियस, लाइको एंड जेल्सिमियम आपका मोस्ट फेवरेट। करेजियस, वायलेंट होने का मतलब करेजियस नहीं होता। करेजियस एनीवन? नक्सवोमिका। ये सब वो पर्सनालिटी है जो बाहर में अगर झगड़ा होगा तो सबसे पहले बेचारे इसी का सर फूटता है। झगड़ा जिसकी वजह से हुआ वो देखोगे पीछे दबा हुआ रहेगा, ये अपना सर फुलवा के चलाता है पहले। हाई मोरालिटी में रहेगी, लो मोरालिटी। नक्स की मोरालिटी वेरिएबल है, उसके अंदर मोरल वैल्यू जो है वो लो मोरालिटी में आएगा, बट करेज में हाई आएगा, जील में हाई आएगा। लो मोरल में इसलिए आएगा, नक्सोमिका इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर मैलिशियसनेस। मैलिशियस पर्सन्स हाई मोरल का नहीं हो सकता, काम कराने के लिए किसी भी हद तक। वो अलग है। मैलिशियस का मतलब होता है अनड्यूली किसी को नुकसान पहुंचा के मजा लेना। मार्केट में खड़े हो जाओ, शाम को किसी को देखो सीटी बजाते रहो, मिल कुछ नहीं रहा है, बगला चिर रहा है, आप मजे ले रहे हो। किसी को बुला के हॉस्टल में रूम पे ले आओ, समोसा खिलाओ और उसके बाद उसके चार दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाते रहो। फायदा कुछ नहीं है, आपका बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस दोस्तों के सामने शाम की महफिल जमानी है। एग्जाम्पल देंगे तो फिर बहुत सारे लोग खुल जाएंगे। क्रुएलिटी एंड सिंपैथेटिक। एब्रोटेनम, एब्रोटेनम, टेरेंचुला, इवन डिजिटलिस, पता है आपको? डिजिटलिस, इसीलिए दिल बैठा रहता है इसका बाद में। पहले बहुतों का दिल बैठा हुआ होता है, बैठाले हुआ होता है ये। नाइट्रिक एसिड जियो और जीने दो, नहीं जीने दोगे तो हमें नहीं जीने देंगे। नाइट्रिक एसिड को बोला जाता है रिवेंजफुल। नाइट्रिक एसिड देखो, कैंट्रीपेटरी है, खोलो एक रूब्रिक, सिंपैथेटिक। ये सब नाइट्रिक एसिड वो है जो बीच में ट्रेवल करता है, रहता है पेंडुलम की तरह से, ऐसे डोलता रहेगा। तंग करोगे तो फिर भागेगा एक तरफ, है। रेपर्टरी तो लाए नहीं होगे, सॉफ्टवेयर में है, चेक कर लीजिए। अब नाइट्रिक एसिड का सिंपैथेटिक देखा होगा। नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही दो डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर वो घूमता रहता है, और उस पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखोगे कि नाइट्रिक एसिड एक ऐसा पर्सनालिटी है जो स्टेफिसिगिरिया के अंदर भी थोड़ा मिलता है, लेकिन हम इस स्टेफिसिगिरिया नाइट्रो को दोनों हम एक ही लेवल पे जानते हैं, दूसरा लेवल नहीं जानते हैं, और उसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर टाइप ऑफ पर्सनालिटी। मुसीबत दो झेलेगा,
खुश रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, अंदर में जलता रहेगा, बाहर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। फिल्मों में एक बहुत सारा डायलॉग सुना होगा आपने, शरीफ लोगों को ज्यादा परेशान मत किया करो, तो फिर बड़े बड़े बदतमीज शर्मा जाते हैं उसके सामने। दिस इज नाइट्रिक एसिड। बस जब तक शरीफ बना है बने रहने दो, जरूरत से ज्यादा तोड़ने की कोशिश मत करो। क्या बोल रहे थे? क्रूएल और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक बोलने की जरूरत तो नहीं है, पता ही है कौन कौन सा? फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस एंड कॉस्टिकम कोई बोल ही नहीं रहा है। कॉस्टिकम। व्हाट अबाउट एथ्यूजा? सुना है आपने एथ्यूजा के बारे में? एथ्यूजा भी आपके इस स्टेफिसिगेरिया की तरह अंदर से बड़ा जलता रहता है, और उसके अंदर वह एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी होता है, बट बहुत सिंपैथेटिक भी होता है। ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल लवर। चलो लास्टली एक बताते हैं आपको, एसिमेट्रिकल। लाइकोपोडियम, बहुत अच्छी बात। एब्रोटेनम कैसे? अर्निका इज मोस्ट सिमेट्रिकल। ऐसा मैं जाना, अर्निका इज मोस्ट सिमेट्रिकल। अर्निका को लोग सिर्फ पत्थर खाने वाला दवाई समझ रखा है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है? आज गुस्से में हो, नींद आई थी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो ज्यादा डरता है दुर्घटना उसी के साथ होती है ज्यादा, नहीं? तो चोट के लिए सबसे ज्यादा वही रेमेडी है जो चोट खाने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होता रहता है, तो वो लगता है। और चोट सबसे ज्यादा किसको लगती है? जो दबता है दुनिया उसी को ज्यादा दबाती है, नहीं? तो ये इतना ट्रॉमेटिक अंदर से है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा ट्रॉमा भी होता है, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा ट्रॉमा वाली रेमेडी भी है। कुछ ऐसा कुछ है कि इसका ट्रेड चेंज कर रहे हैं? देखो, ट्रेट चेंज करने के लिए अभी इस एफरिज्म के फुटनोट पे अगर हम आ जाते तो ये बात भी बता देते। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो होम्योपैथिक दवाई देके बाय फोर्स हम बेसिक ट्रेट जो है उसका ऑलमोस्ट नहीं चेंज कर सकते। जो ट्रेट के अंदर बदलाव है वो दवाई से बहुत अच्छा आसानी से आएगा। आपके इस एफरिज्म नंबर 210 के फुटनोट में हनीमैन ने सबसे पहले, अभी हम अगला क्लास आज तो हुआ नहीं, तो अगले क्लास में आपको बताएंगे, इसी का एग्जाम्पल वहां पे दिया है। देखो, दो इतना अच्छा एग्जाम्पल है वहां पे। अब ये वाला रुक छूट जाएगा तुम्हारा वाला बोलेंगे तो, कि एक बीमारी में पहले कितना अच्छा इंसान है, इलाज किया तो कैसा बुरा बन गया। क्यों? कि वो ओरिजिनली वैसा ही मेंटेलिटी का था। आपके 210 का पहला फुटनोट देखना, पहला पैराग्राफ। दूसरा कह रहा है कि देखो बीमारी में कैसा बैड बिहेवियर का है, दवाई दिया तो अब अच्छा हो गया। होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, लास्ट क्लास में बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपने दवाई दिया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। यही बहुत बड़ा फर्क है। ही द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक। हिज मिशन इज
रिस्टोर द सिक, नहीं कह रहा है कि सबको एकदम परफेक्ट हेल्थ पे ले आएगा, जैसे थे वैसे पे ले आएगा, जो आपका बेसिक है वैसे पे ले आएगा। तो इनबॉर्न अगर ये आपका ट्रेट है तो उठा के फिर यहीं पे ले आएगा। और अगर ये है आपका, तो नाउ देयर इज रोल ऑफ एफ्रोजम नंबर 17 फुटनोट। aphorism number 17 footnote. Now there is role of aphorism number 208. जी, और बावजूद इसके देखो ये नेचर में चेंजेबल है कि नहीं है, इसके ऊपर हम फिक्सिटी नहीं डाल सकते, क्योंकि नेचर में एक ही चीज फिक्स है, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ चेंज। So in nature it is possible, but if you want to produce it with your medicine, now it is near to that। कि आप चाहो तो ऐसा कर करके वैसा होता तो फिर हम सारे कैमोमिला वाले बच्चे को नहीं कैलकेरिया पल्साटिला बना लिए होते। अब एग्जैगरेशंस में वो है तो वो आप उसको काउंट डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर वो उसका बेसिक ट्रेट है, ये इसीलिए कहा जाता है कि दुख और दुखी, दुख आपके मेडिसिन से आपकी बातों से खत्म हो जाएगा, लेकिन दुखी इंसान जो है वो मुस्कुरा लेगा लेकिन रहेगा दुखी। दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज। चलो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एसिमेट्री। एसिमेट्री में चलो आपने एक तो बता दिया लाइकोपोडियम, बहुत अच्छी बात है। एक दवाई और बताओ, बता दो बहुत अच्छे से, बहुत काम आने वाला है ये दवाई। हाँ सिफ्लाइनम तो इनबॉर्न उसका तो अपना बेस्ट ट्रेट ही लेके आया है एसिमेट्री प्रोड्यूस करने का। एक और बताओ, हम साइकिक लेवल पे बात कर रहे हैं, एक और बताओ एसिमेट्री। आपके मेट्रिया मेडिका केंट में देखो एक रुब्रिक है, एक ही रेमेडी दिया हुआ है, अब तो बता दो। चलो एक रुब्रिक खोलो, हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेसी, फॉस्फोरस जी। और हिपोक्रेसी का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या शब्द होता है वो मत पूछना, पाखंडी से नहीं होगा, फिर बोलेंगे तो हम क्लास में गाली नहीं दे सकते, समझ गए ना। अब सोचो एक तरफ इतना एक्सट्रोवर्ट सिंपैथेटिक फॉस्फोरस को कहा जाता है कि वो चाहे झूठ भी बोले, लेकिन जितने देर तक महफिल में बोलता है उतने देर तक सब मोहित हो जाते हैं बिल्कुल, और इतने मोहित होंगे कि आपको वो माया हटते हटते कई दिन लगेंगे। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप क्वालिटी। बस लास्ट मोमेंट पे कहीं भी खड़ा कर दो, भीड़ बदल जाएगी तुरंत। बाद में चाहे भीड़ सर पीटे अपना कि क्या कर लिया हमने, लेकिन उस टाइम पे बदल जाएगी। एक कोई शायर है, याद नहीं आ रहा है नाम उसका, शेर सुनाऊं? ओ, जादू है या तिलिस्म है तेरी जुबान में। जादू समझते हो? तिलिस्म का मतलब मैजिक, वही जादू है या तिलिस्म है तेरी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। दिस इज फॉस्फोरस। चलो ट्रेड तो बहुत सारा है, अभी मेरे को और कुछ काम है, बंद करते हैं इसको थोड़ा सा। और इसका जो तुम क्वेश्चन पूछे थे ना वो वाला पार्ट और 211 का पार्ट थोड़ा सा और रह गया, उसको अगली क्लास में बताएंगे आपको। इस पार्ट को जो बता रहे थे इसलिए कि देखो डिस्पोजिशन हम तो पढ़ते लेते हैं, ये जो अभी टाइप बताया है हमने तो दो रेमेडी बताया है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही रेमेडी नहीं है। आप केस टेकिंग में आप कम से कम इस तरह से जहां पे एक ऐसा क्लियर कट डिफरेंसेस है
हम अक्सर केस टेकिंग करते हैं ना, बहुत सारे को देखोगे एक सिम्टम पूछ के ले आया, बोला सर मेंटल सिम्टम कुछ है ही नहीं। अक्सर मिलेगा, बहुत सारा देखोगे डिजायर फॉर कंपनी, रोना आता है कि नहीं रोना आता है, बस बुला के ले आए, सिम्टम है ही नहीं। तो अगला जब तक आपको वो बोलते हैं ना, वही ससेप्टिबिलिटी बात है, वो ईगर टू लर्न नहीं दिखे तो फिर वहां पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए फिर उसको ज्यादा कुछ बोलते नहीं, हमला ठीक किया, अच्छा किया, नहीं है सिम्टम। ये जो बता रहे हैं इसको देख लेना, इसमें से जो चीजें हैं वो आपको है कि नहीं है, होगा ही नहीं, है ही है। परसेंटेज में वेरिएशन होगा, परसेंटेज में वेरिएशन होगा, बट होगा ही होगा। अगर इंसान है तो पर्सनालिटी होगी ही होगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एंड दैट इज कॉल्ड फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन समझते हो? अभी तो हमने एक बार चीज बताया, अभी इसके ऊपर और भी बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए। फिल्ट्रेशन समझते हो? साइफरिंग। साइफरिंग क्या? आपने एफोरिज्म नंबर 7 में पढ़ा होगा, रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ कॉजा ओकेजनलिस। अब दिक्कत यह है कि हम कॉजा ओकेजनलिस ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे ढूंढते हैं, कॉजा ओकेजनलिस सिर्फ फिजिकल लेवल पे ढूंढते हैं, कॉजा ओकेजनलिस मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। आज भी 2023-27 अक्टूबर, वही है ना, सुबह के 9:55 हो गया। इस टाइम पे इतने एडवांस होने के बावजूद भी आज हम लोग फिजिकल लेवल पे हार्म करने वाले इंप्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे जितना कचरा हो, जितना नाली का पानी हो, उससे कोई परहेज नहीं है हमको। और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट वाइटल आपका ये गर्दन के नीचे वाला है या ऊपर वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बिस्लरी पीते हैं यहां पे, और तुगलपुर से नाली वाला पानी डालते हैं। एंड दैट अफेक्ट्स योर पर्सनालिटी। यहीं पे फिर रोल आ जाता है डेवलपमेंटल पर्सनालिटी का, कि बेसिक ट्रेट क्या था, अब उसके ऊपर शेड क्या क्या आते चला गया। ये शेड जो है ये आपके काउंसलिंग और मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होता है। बेसिक जब आ जाता है वो फिर बना रहेगा, शेड हटता रहता है, वो बहुत सारी चीजों से हट जाता है। आप किसी के पास चले जाओ, किसी से प्रभावित हो गए, उसकी 2-4 बातें सुन लिए, तो बहुत सारा 2-4 पुराना बिलीफ आपका हट जाएगा वहां से। बिलीफ नॉट योर नेचर, बिलीफ में चेंज होगा, आपके नेचर में नहीं चेंज हो रहा। वो बिलीफ हटता जाएगा, फिर लगेगा कि देखो आदमी बदल गया। अरे आदमी वही था, गर्दा हट गया इसके ऊपर का। और बहुत हद तक हम गर्दा भी नहीं हटाना चाहते हैं, हम तो सल्फर की तरह पानी डालना ही नहीं चाहते हैं। मैल कम हो जाएगा तो वजन घट जाएगा। नहीं, चलो फिर अगले क्लास में। थैंक यू।